अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इको 401 का ये सिलसिला आपको पसंद आ रहा होगा। इस सिलसिले में हम बात करते हुए आज 22वें लेक्चर पर पहुंच गए हैं। इस सिलसिले में हमारा जो एक पैटर्न रहा है वो ये है कि हम तमाम के तमाम एमसीक्यूज़, कंसेप्ट्स और जो पेपर में सवाल आते हैं उन पर बात करते हैं। इस लेक्चर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, मगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा है ओलिगोपली पे। ओलिगोपली जो है ये चौथी मार्केट स्ट्रक्चर में आती है। इससे पहले हमने 3 पढ़ी है। कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ओलिगोपली जो है इन तीनों की खसूसियात रखती है, ठीक है। इसके अलावा ओलिगोपली की कुछ अपनी भी खसूसियात हैं। ओलिगोपली में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो ओलिगोपली में तकरीबन मैक्सिमम 20 जो है वो छोटी फर्म्स होती हैं। 20 फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री बनाती है। ये ओलिगोपली की एक खसूसियत हो गई। अब इस तरह जब 20 है मैक्सिमम, तो ये एक किसकी मतलब बैरियर टू एंट्री हो गया। मतलब कोई भी फर्म इतनी आसानी से ओलिगोपली में दाखिल नहीं हो सकती, तो बैरियर टू एंट्री हो गया। तो बैरियर टू एंट्री किसकी खसूसियत थी भाई? मोनोपोली की खसूसियत थी। तो मोनोपोली की खसूसियत ओलिगोपली में है। उसके अलावा जो दूसरी थी, इट इज़ सिमिलर टू परफेक्ट कंपटीशन। अब ये परफेक्ट कंपटीशन से किस तरह से मिलती है, क्योंकि देखें इसमें जो नंबर्स है ना, फर्म्स की तादाद वो 20 है। अब इसमें दो सूरतें हो सकती है। एक तो कोलिजन होता है इनमें और एक नॉन कोलिजन होता है। जब नॉन कोलिजन होगा ना तो मैं बताऊंगा कोलिजन नॉन कोलिजन क्या होता है, परेशान ना हो। तो नॉन कोलिजन होगा ना तो फर्म एक दूसरे के मुखालिफ होंगी, ठीक है, और प्राइस वार एक तरह से जनरेट होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन की भी खसूसियत आ गई इसमें। इसके अलावा जो है चौथी मतलब तीसरी जो खसूसियत है वो ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होती हैं, मुख्तलिफ फर्म्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, चूँकि 2 से 20 इसमें फर्म्स मौजूद हैं, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है, मुख्तलिफ होती है। तो ये खसूसियत किसकी थी भाई? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की खसूसियत थी ये। तो इस तरह से ये तीनों को कवर कर लिया इसने। तो ये जो अब मैंने दोबारा से हाईलाइट किया ये है एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट, कि इसमें नंबर ऑफ़ फर्म्स जो है वो 2 से 20 के दरमियान होती है, और यही इसकी खसूसियत जो है वो क्या कहलाती है? मोनोपोली में आती है। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि ओलिगोपोली दूसरी जो मार्केट स्ट्रक्चर्स है उनके साथ किस तरह से मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनसे अलग कैसे है, मुख्तलिफ कैसे है। एन ओलिगोपोली इज़ अ मार्केट फ्रॉम विच अ मार्केट और इंडस्ट्री इज़ डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। इसमें स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, हमने पढ़ा है 2 से 20 की तादाद होती है इसमें। द वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक फॉर फ्यू सेलर्स, यानी ओलिगोपोलिस्ट जो है ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फ्यू सेलर्स। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। अब इसकी खसूसियत की बात करूँ तो इसमें यह है कि इसमें नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स चूँकि कम होते हैं, तो हर एक पार्टिसिपेंट को दूसरे का पता होता है कि वो कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहा है, प्राइस क्या रख रहा है, और जो है क्या जो उसके प्रोसेस है वो सारा का सारा एक दूसरे को पता होता है। जब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को पता होती है तो मोस्ट लाइकली ये होता है कि जो फर्म्स हैं ओलिगोपोली में वो क्या करती हैं, वो कोलिजन कर लेती हैं। कोलिजन से मुराद ये होती है कि इश्तराक कर लेती हैं, मिल जाती हैं। तो इसकी दूसरी खसूसियत में आपको मैं बताऊं कि वो ये है कि इसमें इक्विलिब्रियम को पॉइंट करना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वजह ये होती है कि मुख्तलिफ फर्म्स जो हैं वो आपस में इश्तराक किए हुए होती है, जैसे मैंने पहले बताया, और इस वजह से वो एक दूसरे से उनकी वैल्यूज़ अपने प्राइस मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रही होती है। तो इस वजह से इनका इक्विलिब्रियम जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो 2 खसूसियत इसकी अपनी हो गई। एक तो ये है कि इक्विलिब्रियम इसमें आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा ये हो गया कि एक फर्म को दूसरी फर्म के बारे में पता होता है कि वो कौन सा स्ट्रेटजी अपना रही है, प्राइस क्या रख रही है, कैसे कंट्रोल कर रही है। तो ये इसकी अपनी खसूसियत है। उसके अलावा बाकी जो खसूसियत इसने है इसके पास है वो परफेक्ट कंपटीशन की भी है, मोनोपोली की भी है, और उसकी भी है। किसकी? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। मैं काफ़ी देर से एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कोलिजन। तो कोलिजन क्या है? कोलिजन ये है कि जनाब जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स आपस में इश्तराक कर लें, मिल बैठ कर अपनी सेटिंग करें, प्राइस मैकेनिज़्म पर बात करें, क्वांटिटीज़ पर बात करें, ठीक है। वो ये सोचे कि हमने प्राइस क्या रखनी है, ठीक है, क्वांटिटीज़ किस तरह से कंट्रोल करनी है, किस तरह से प्रोड्यूस करनी है, कितनी प्रोड्यूस करनी है। मतलब कहने का ये है कि जब 2 फर्म आपस में इश्तराक कर लें,
ठीक है, मिल जाए, पार्टनरशिप कर लें सादा लफ्ज़ों में, तो इसको कोलिजन कहते हैं। अच्छा जी, अब कोलिजन होता क्यों है? इस क्यों का जवाब ये है कि जनाब, जब दो या दो से ज़्यादा या 5 या 10 फर्म्स आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा, एक बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है, और वो बड़ी इंडस्ट्री किस तरह से प्रिटेंड करेगी कि वो एक मोनोपोली है। ठीक हो गया, मतलब मोनोपोली बन जाएगी वो, और हमें पता है कि मोनोपोली में क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से ये कोलिजन होती है, इस वजह से इश्तराक करते हैं। दूसरा ये होता है कि वो अपनी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं, तो ये भी एक कोलिजन की वजह होती है। ठीक है, ये कोलिजन की वजह हो गई। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, कार्टेल्स आर स्पेशल केस ऑफ एक्सप्लिसिट कोलिजन, और कोलिजन विच इज नॉट अ वर्ड ऑन द अदर हैंड इज नोन एज टैसिट कोलिजन। टैसिट कोलिजन, टैसिट का मतलब ये होता है कि हिडन कोलिजन। मतलब कहने का ये है कि जब इंडस्ट्रीज, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज के मैनेजर या जो हेड है या सुपरवाइजर है वो बार बार आपस में मिलें, बैठें, मीटिंग्स करें, बल्कि फ़ोन पर भी राब्ते हो सकते हैं, हिडन हो सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट जो है वो उनके राब्ते वो भी हो सकते हैं। तो ये होता है टैसिट, मतलब फिजिकली ना मिलें, ठीक है, फ़ोन पर बात कर लें, जो भी अपनी स्ट्रेटजीज़ है, जो भी प्लानिंग्स हैं, और वो ईमेल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए से तय कर ले। अब ओलिगोपोली में चूँकि 2 से 20 फर्म्स होती हैं, ठीक है, तो ये 2 काम कर सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ये फर्म्स आपस में मिल लें, ज़रूरी नहीं है कि 20 की 20 आपस में मिलेंगी। ठीक है, कोई भी 10 फर्म मिल जाएँ, 5 मिल जाएँ, 8 फर्म्स मिल जाएँ। तो मैं वजह भी बताऊँगा कौन सी फर्म्स आपस में मिलती हैं, कोल्यूजन करती हैं, और कौन सी नहीं करती। तो ये 2 वजह हो सकती है। एक तो कोल्यूजन हो सकती है, कोल्यूसिव कहलाएगी, जो कि कोल्यूसिव का मतलब ये है जो कि इश्तराक कर लें, आपस में मिल जाए, पार्टनरशिप कर लें। नॉन कोल्यूसिव ये होगी जो कि इश्तराक ना करें। ठीक है, अब कोल्यूसिव ओलिगोपोली को कार्टेल भी कहते हैं। उसके बाद है कोल्यूसिव ओलिगोपोली कार्टेल का मैं आपको बता रहा था कि ये किस तरह से कोल्यूजन कर सकते हैं, क्या वजह है कि कोल्यूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 इंडस्ट्रीज़ का दिल किया कि चलो भाई कोल्यूजन करते हैं और बस ठीक है, बात हो गई, हाँ भाई कोल्यूजन हो गई। उसके लिए बाकायदा ये डिसाइड किया जाता है कि कोल्यूजन किस बुनियाद पर हो रही है, जो मुनाफा होगा उसमें हमारा क्या हिस्सा होगा। अच्छा, फर्म ए कितना प्रोड्यूस करेगी, फर्म बी कितना प्रोड्यूस करेगी, सी कितना प्रोड्यूस करेगी, तो ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड होती है ना। तो यही बात है। सबसे पहली कोल्यूजन जो हो सकती है वो किस बुनियाद पर हो सकती है, मार्केट शेयर की बुनियाद पर हो सकती है। मिसाल दूंगा 3 फर्म्स की, कि 3 फर्म्स आपस में कोल्यूजन करना चाहती हैं। तो मार्केट शेयर्स ये होगा कि पहली फर्म ए का मार्केट शेयर कितना है, उस बुनियाद पर इनका जो है कोटा बना दिया जाएगा। अब इस कोटे के मुताबिक ही उनका जो मुनाफा आएगा, ठीक है, पूरी ये इंडस्ट्री बन जाएगी, 3 फर्म आपस में मिलेगी तो इंडस्ट्री बन जाएगी। अब इस इंडस्ट्री का जो मुनाफा आएगा उसी कोटे के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे फर्म ए का कोटा है 50%, तो जो मुनाफा आएगा उसका 50% किसको जाएगा, फर्म ए को जाएगा। फर्म बी का जो कोटा है वो कितना है, 30%, तो जो मुनाफा इस इंडस्ट्री का आएगा वो 30% फर्म बी को चला जाएगा, 20% वो सी को चला जाएगा। ठीक है, मार्केट शेयर हो गया। एक तरीका तो ये है कोलिजन का। दूसरा तरीका होता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का। अब होता ये है कि कुछ फर्म्स होती है बहुत छोटी होती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो सेम होती है, इस वजह से वो कोल्यूजन कर सकती है। तो अब उनके लिए ये कोटा सिस्टम, मार्केट शेयर जो है ये वैलिड नहीं होता। तो फिर एक दूसरा तरीका ये होता है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस का। तो ये डिसाइड किया जाता है कि फर्म ए जो है वो इतनी एडवर्टाइजिंग करेगी, फर्म बी इतनी करेगी, फर्म सी इतनी करेगी, और उसी हिसाब से फिर जो मुनाफा है वो तकसीम होता है। ठीक है, और इस एक ये तरीका हो गया। उसके अलावा तीसरा जो तरीका है कोल्यूजन का वो ये होता है प्राइस टू बी चार्ज। अब जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्राइस कितनी चार्ज की जाएंगी, जितनी प्राइस चार्ज की जाएगी उसी हिसाब से जो है वो उनका परसेंटेज जाता रहेगा। ठीक हो गया। अब आइडेंटिकल और डिफरेंशिएटेड से मुराद ये है कि देखें, कोल्यूजन में बहुत सी ऐसी फर्म्स होती है जिनकी जो प्रोडक्ट होती है वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। मिसाल मैं ऐसे दूं, कार की ले लें मिसाल। अब एक 8000 सीसी कार जो है होंडा की भी है, 8000 सीसी कार टोयोटा की भी है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है ना इनमें, तो इस वजह से इनकी प्राइसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अच्छा, चौथी जो ये कोल्यूजन करने की वजह हो सकती है वो ये हो सकती है प्रोडक्शन कोटा। ठीक है, प्रोडक्शन कोटा से मुराद ये है कि फर्म 3 फर्म की जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो प्रोडक्शन कोटा ये है कि फर्म ए अगर 30% प्रोड्यूस करेगी तो मुनाफे का भी वो कितना लेगी, 30% लेगी, या एक ख़ास कोटा फिक्स किया होता है तो उसी हिसाब से
बी का होता है उसी हिसाब से सी का होगा, ये जितनी भी फर्म आपस में कोल्यूजन करेगी। ये सारी हो गई। अच्छा, उसके बाद है इफ फर्म आर नॉट ऑफ इक्वल साइज देन कोटाज कैन बी एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द एमसी ऑफ ईच फर्म। अच्छा देखिए, वही बात मैंने की कि फर्म कोई छोटी भी होती है कोई बड़ी भी होती है, तो क्या होगा फिर मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो कोटा सिस्टम होगा। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट की बुनियाद पर कोटा सिस्टम रखा जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट अगर मिसाल के तौर पे 3 फर्म की मैं बात करता आ रहा हूँ, 3 फर्म आपस में कोल्यूजन करना चाह रही है, उनकी मार्जिनल कॉस्ट अगर बराबर होगी तो इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम से कम होगी। अच्छा जी, अब जैसे मैंने बताया कि कोई फर्म छोटी भी हो सकती है, जब फर्म छोटी होगी तो उसका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, उसको कहा जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, जितनी उसकी इस्तात है उससे उसके मुताबिक मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस करे, मतलब अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे। जबकि जो जिसका मार्जिनल जो कॉस्ट है वो उसकी हाई होगी अगर किसी फर्म की, तो उसको कह दिया जाएगा कि तुम अपनी प्रोडक्शन रोक दो ताकि ये जो छोटी फर्म है ये भी तुम्हारे बराबर आ जाए, और इस तरह से पूरी इंडस्ट्री का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब देखिए, जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा तो फर्म को क्या कहा जाएगा कि तुम अपनी प्रोडक्शन रोक दो, यानी कम कर दो। ठीक है, जब वो प्रोडक्शन कम करेगी तो उसका कोटा क्या होगा, कम होगा ना। तो यही वो बात कर रहा है। और जब छोटी फर्म होगी, ठीक है, उसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, उसको कहा जाएगा कि तुम अपनी प्रोडक्शन क्या करो, इंक्रीज करो। जब प्रोडक्शन वो ज़्यादा करेगा तो उसका कोटा क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके अलावा कोल्यूजन का एक अहम फंक्शन है कार्टेल। कार्टेल अमूमन ओलिगोपली में पाया जाता है, क्योंकि ओलिगोपली में जो फर्म्स हैं वो लिमिटेड होती है, 2 से 20 के दरमियान होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से एग्रीमेंट होता है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे ही नहीं कि दिल किया कि भाई हाँ ठीक है हो गई बात, बाकायदा एक एग्रीमेंट होता है, उस पर सारा ये डिसाइड होता है कि इस बुनियाद पर हमने एग्रीमेंट किया। जैसे ये मैंने अभी पीछे 4-5 बातें बताई हैं आपको, एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, कोटा शेयर के ज़रिए से, प्राइस के ज़रिए से। ठीक है, तो इस बुनियाद पर इनके दरमियान एग्रीमेंट होता है। ये तो थी ये बुनियाद जिसके दरमियान जिस वजह से एग्रीमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो वजूहात यानी वो फैक्टर्स जिसकी वजह से कोल्यूजन हो सकती है, ठीक है, या आसानी पैदा करते हैं कोल्यूजन होने में। सबसे पहला फैक्टर जो कोल्यूजन होने में आसानी पैदा करता है वो ये होता है कि जो फर्म है, नंबर ऑफ फर्म्स है वो क्या है, कम है या स्मॉल है। जब थोड़ी फर्म होगी, 3 या 4 होगी, तो उनके दरमियान लिखत पढ़त जो है वो आसानी से होगी। जो उनके हेड हैं उनको आसानी से मना लिया जाएगा। ठीक है, कोई वजीद नहीं होगा, मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मसाइल होंगे। तो ये है, जब थोड़ी फर्म होगी तो उनके दरमियान अच्छे से कोल्यूजन हो सकता है। एक आसानी पैदा करने वाला फैक्टर ये है कि नंबर ऑफ फर्म। दूसरा फैक्टर है कोल्यूजन के लिए, वो ये है ओपननेस अमंग फर्म्स रिगार्डिंग देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो फर्म्स का सेम है, और वो नहीं चाहते कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस छुपा रहे, या अगर मतलब कोई किसी को पता चल जाएगा उनका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है तो कोई मसला नहीं होगा, तो फर्म आसानी से क्या कर लेंगे, एक दूसरे के साथ कोल्यूजन कर लेंगी। ठीक है, तीसरा जो फैक्टर है कोल्यूजन होने में आसानी पैदा करता है वो ये है प्रोडक्ट इज़ होमोजीनस। जब प्रोडक्ट 2-3 फर्म्स की एक जैसी है तो वो आपस में इश्तराक आसानी से कर सकती हैं। ठीक है, उनको कोई मसला नहीं होगा, प्राइस मैकेनिज़्म जो है डिसाइड करने में, प्राइस पर, क्वांटिटी पर कोई ज़्यादा बहस नहीं होगी। हाँ, अगर उनकी प्रोडक्ट मुख्तलिफ होगी, होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा, डिफ्रेंशिएटेड होगी, मुख्तलिफ होगी उनकी प्रोडक्ट, तब उन्हें प्राइस पर बात करनी पड़ेगी। उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हमारा प्रोसेस ये इतना मुश्किल है और हमारी प्राइस जो है लागत इतनी आती है, तो हम तो इस हिसाब से नहीं, तो वो कार्टेल नहीं होगा, कोल्यूजन नहीं होगा, इश्तराक नहीं होगा, पार्टिसिपेंट्स जो है वो राज़ी नहीं होंगे कोल्यूजन के लिए। इसके अलावा जो फैक्टर है वो ये है प्राइस लीडर। अब कोई भी एक फर्म ऐसी है जो कि बड़ी है और वो प्राइस वगैरह सारी कंट्रोल कर देती है, डिसाइड कर देती है कितनी प्राइस रखनी है, तो उसी जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, अगर 2-3 छोटी फर्म्स हैं तो वो आसानी से राज़ी हो जाती है कि हाँ ठीक है कि ये लीडर है, इसने जो प्राइस हमारी डिसाइड कर दिया इस फर्म ने, तो हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद है इंडस्ट्री इज़ स्टेबल। कोल्यूजन होने में एक फैक्टर ये भी है, अगर इंडस्ट्री स्टेबल है, आए रोज़ जो है उन्हें प्राइस पर बात करनी नहीं पड़ रही, आए रोज़ मार्केट चेंज नहीं हो रही, तो कोल्यूजन जो है ये आसानी से हो जाएगा और काफ़ी टाइम तक चलेगा। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट स्टिकनेस
इन इम्प्लीमेंटिंग एंटी ट्रस्ट। अब किसी भी मुल्क की जो पॉलिसीज़ है, क्या वो कोल्यूजन यानी मुख्तलिफ फर्म्स का इश्तराक होने देती है? ठीक है, अगर देती है तो कोल्यूजन हो जाएगा। और उसके अलावा अगर गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है तो नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर हेल्पलेस अगेंस्ट इंटरनेशनली ऑपरेशनल कार्टेल्स। ये बात मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, कार्टेल्स का मतलब ये है कोल्यूजन्स, और कोल्यूजन्स ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो फर्म्स मौजूद हैं उनके दरमियान ही हो, सिर्फ मतलब उनके दरमियान भी हो सकता है, मगर सिर्फ उनके दरमियान हो ये ज़रूरी नहीं है। कोल्यूजन्स या कार्टेल्स मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान भी हो सकता है, मुख्तलिफ ममालिक की फर्म्स के दरमियान भी हो सकता है। जैसे इसकी मिसाल ओपेक, ठीक है, तो ये मुख्तलिफ ममालिक की फर्म्स हैं और उनके दरमियान जो है ये कोल्यूजन होया हुआ है। अच्छा, तो हमें बात बता रहा था। अब अगर पाकिस्तान की मैं बताऊं, पाकिस्तान में कहते हैं कि कोल्यूजन नहीं हो सकता, तो ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में तो अप्लाई नहीं होगी। तो जब इंटरनेशनली कोल्यूजन होगा तब ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। उसके अलावा कोल्यूजन इज़ टैसिट वाली बात मैंने वही बता दी कि फिज़िकल कोल्यूजन होना ज़रूरी नहीं है कि जो फर्म्स के मेंबर है, हेड हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली आपस में हर रोज़ मिलकर बैठें मीटिंग्स करें। फ़ोन पर भी हो सकते हैं, मेल्स पर भी हो सकते हैं। तो ये है टैसिट। दूसरी जो टाइप थी वो थी नॉन कोल्यूसिव। जब कोल्यूसिव का मतलब इश्तराक होता है तो नॉन कोल्यूसिव का मतलब ये है कि इश्तराक नहीं करेंगे। ठीक है, इफ़ different firms in oligopolistic structures do not cooperate with each other is known as non-collusive oligopoly। non-collusive oligopoly में यही होता है कि इश्तराक नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि जो फर्म्स होती है वो देख रही होती है कि मेरा अपना मुनाफा हो। अगर मैं इश्तराक करता ही हूँ तो मेरा मुनाफा ज़्यादा नहीं होगा, तो इस वजह से जो है नॉन-कोल्यूसिव ओलिगोपोली होती है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम बात ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि जो फर्म्स है, जब उसे मुनाफा नहीं हो रहा, पहले तो वो ये सोचती है कि मैं अकेली हूँ, मैं अपना मुनाफा कमा रही हूँ। अब अगर उसे मुनाफा नहीं हो रहा तो वो ये सोचेगी कि मैं कोल्यूड कर लूँ, इश्तराक कर लूँ, क्योंकि मैंने बताया जब 3 4 5 फर्म इश्तराक कर लेती है तो वो मोनोपोली बन जाती है, या मोनोपोली बनती नहीं है लेकिन मोनोपोली की खसूसियत उसमें आ जाती है, किसी हद तक प्राइस पर उसका कंट्रोल आ जाता है। तो फिर वो दूसरी फर्म्स के साथ मिल जाएगी, ठीक है, कोल्यूजन करना चाहेगी। अच्छा, जब वो कोल्यूजन कर भी लेगी तब भी उस फर्म की जो अपनी सोच होगी वो ये होगी कि मेरा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसकी सारी की सारी एफर्ट्स कोल्यूजन या इंडस्ट्री के मुनाफे के लिए नहीं होगी, बल्कि ज़्यादातर उसकी जो एफर्ट्स होगी वो उसके ज़ाती मुनाफे के लिए होगी। जब ऐसे फर्म ऐसी सिचुएशंस होगी, ऐसी पॉलिसीज़ अपनाएगी कि उसका अपना मुनाफा हो, तो कोल्यूजन के जो बाकी मेंबर्स हैं वो पागल तो नहीं है, वो ये देख लेंगे कि अच्छा इसका जो सारी ध्यान है, सारी तवज्जो जो है वो अपने मुनाफे के लिए है। ऐसी पॉलिसीज़ ये अपना रहा है कि इसका मुनाफा हो और हमारा मुनाफा ना हो, तो वो क्या करेंगे, इसको कोल्यूजन से निकाल देंगे। तो इसी तरह ये कोल्यूजन जो है, ये आखिरी लाइन में जो लिखा है, द ओलिगोपोलिस्ट यूजुअली ऑसिलेट बिटवीन कोल्यूसिव एंड नॉन कोल्यूसिव इक्विलिब्रिया। तो यही होता है कि बार बार कोल्यूजन कर लेते हैं वो, फिर जब वो देखते हैं कि ज़ाती मुफाद के लिए वो काम कर रहे हैं तो उसको निकाल देते हैं, फिर हो जाता है, फिर तो ये चल रहा होता है। उसके बाद है ये प्रिजनर्स डायलेमा, हमारे किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ें परे। और बाकी भी ये भी किसी मकसद का नहीं है, कोई काम की बात नहीं है पेपर के हिसाब से। तो हाँ, ये है। देखिए, ये जो पीछे एक 1.5 पेज पे इतनी कहानी लिखी हुई है, उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। ठीक है, मैं आपको कहानी सुना दूंगा लेकिन पेपर में आना नहीं, तो फ़ायदा सिर्फ एक समझने वाली बात है। और वो मैं आपको सिर्फ यहाँ इनकी ये जो मैक्सिमम स्ट्रेटजी है, मैक्सीमैक्स स्ट्रेटजी है, ये आ सकते हैं पेपर में, आते भी हैं। तो ये इनकी मैंने ज़्यादा सी तारीफ आपको बता लिखी हुई है, तो ये अगर आप कर लेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले है मैक्सिमिन स्ट्रेटजी, टेक्निक्स यूज्ड टू मैक्सिमाइज द मिनिमम प्रॉफिट यूजुअली बाय सम डिसीजंस। इसमें कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं कि उनके अगर जो नुकसान है या जो उन्हें फ़ायदा कम से कम हो रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसके बाद मैक्सीमैक्स स्ट्रेटजी, डिसीजंस टेकन अंडर द रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम प्रॉफिट और बेनिफिट। ठीक है, कुछ इस तरह के फैसले किए जाए कि उनका जो मुनाफा है वो मैक्सिमम हो जाए कार्टेल में,
जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्ट्रेटजी है ये कार्टेल में और कोल्यूसिव में होती है। मैंने आपको बताया कि कोल्यूसिव होने के बाद भी हर फर्म अपना ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही होती है। तो ये सारी वही बातें हैं कि एक इनफरादी फर्म इस तरह की स्ट्रेटजीज, इस तरह के डिसीजंस अपनाए कि उसका जो मुनाफा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, बढ़ाने की कोशिश करें। और उसके बाद है डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम। वो क्या है? वन ट्राइंग टू सुपीरियर ऑन अदर बाय देयर एक्शंस एंड डिसीजंस। अब डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम भी यही बता रही है कि देखें, कोई एक फर्म इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाए, वो ये सोचे कि यार अगर मैंने देर कर दी प्राइस बढ़ाने में, हो सकता है दूसरी बढ़ा दे और वो ज़्यादा मुनाफा कमा ले। तो हर फर्म यही सोच रही होती है कि पता नहीं वो क्या करेगा, ये क्या करेगा। तो दरअसल बिजनेस डायलेमा भी यही है। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज डोमिनेंट स्ट्रेटजी गेम में आती है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।